स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से दृष्टि पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है यानी कि स्टेट एटलस मानचित्रों पर आधारित होता है और इसमें जो भी सवाल आप सभी के लिए बनाए जाते हैं वो पिछले हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही हैं जिनको करंट से जोड़ करके मानचित्रों पर आधारित कोई सवाल आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उसी के तर्ज पर ये सवाल बने होते हैं कि जिससे कि आप सभी को एक अंदाजा मिल सके कि आगामी परीक्षा में किस तरह से मानचित्रों से जोड़ करके वर्तमान की खबरों के ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। तो आइए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले पिछले अभ्यास प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। और आज का जो हमारा राज्य है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे है वो है राजस्थान। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायुवी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह शामिल है? तो ये 4 विकल्प हैं। इसको मानचित्रों के माध्यम से हम देख लेंगे कि इस विकल्प में से कौन सा सही उत्तर है। तो एक बार मानचित्र को देखते हैं। ये जो मानचित्र है राजस्थान का, राजस्थान में जो भी कृषि जलवायु प्रदेश हैं उसके बारे में पूरा विवरण है इस मानचित्र में कि कितने भागों में इसको बांटा गया है और वो भाग कहां कहां पर स्थित हैं। तो जैसा कि हम सब यहां पर आराम से देख सकते हैं कि जो प्रश्न में पूछा गया है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, तो वो ये वाला पोर्शन रहा। अब इसके अंतर्गत जो भी जिले होंगे इस प्रश्न का वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत वो कौन कौन से जिले हैं जो यहां पर शामिल हैं। तो मानचित्र में अगर हम देखें तो यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं कि टोंक, दौसा, अजमेर और जयपुर ये वो 4 जिले हैं जो कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल जिले हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि टोंक, जयपुर, दौसा एवं अजमेर। तो साथियों ये रहा हमारे अभ्यास प्रश्न का उत्तर। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है और ऐसे विद्यार्थी जो अभ्यास प्रश्न में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका स्वयं का आकलन हो सके कि उनकी तैयारी कितनी अभी बाकी है और उनकी तैयारी कहां तक हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड की पहली खबर के साथ और देखते हैं कि उस खबर के तर्ज पर क्या सवाल आप सभी के लिए फ्रेम किया गया है। खबर है उदयपुर के आदिवासी अंचल कोटड़ा में आदि महोत्सव का आगाज, 7 राज्यों के जनजाति कलाकार दे रहे हैं परफॉर्मेंस। यह खबर जो है राज्य के उदयपुर जिले से है। यहां पर जो एक अंचल है कोटड़ा, यहां पर आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है जिसमें विभिन्न राज्यों के जो भी जनजातीय कलाकार हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने राज्यों की जो सांस्कृतिक विविधता है लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस परफॉर्मेंस के द्वारा। तो इस पे सवाल जो बनाया गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। तो खनिज कौन कौन से हैं? रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, जिप्सम, बेरिलियम। और उनके समक्ष जो स्थान दिए हुए हैं झामर कोटड़ा, मकराना, जामसर, अनूपपुर। तो सबसे पहले ये जो स्थान दिए हुए हैं ये किसी जिले के अंतर्गत शामिल स्थान है। तो पहले हमें यह पता करना होगा कि ये जो स्थान है ये किस जिले में है। तो अगर झामर कोटड़ा की बात करते हैं तो ये उदयपुर में है। वहीं अगर मकराना की स्थिति की बात करते हैं तो मकराना जो है नागौर जिले में है। जामसर की अगर बात करते हैं तो जामसर जो है बीकानेर में है। और अनूपपुर की अगर बात करते हैं तो यह गंगानगर में है। तो यहां से यह स्पष्ट हो गया कि ये राज्य के जो 4 जिले हैं यहां से संबंधित खनिजों के बारे में पूछा गया है। तो रॉक फॉस्फेट की अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये झामर कोटड़ा से प्राप्त होता है, यानी उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। वहीं संगमरमर की बात करते हैं तो ये नागौर में स्थित मकराना से संगमरमर प्राप्त होता है। जिप्सम की अगर बात करते हैं तो बीकानेर स्थित जामसर से जिप्सम की प्राप्ति होती है। वहीं बेरिलियम की बात करते हैं तो ये अनूपपुर से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये जो है उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर इत्यादि जिलों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला हो जाएगा। आइए इन जिलों की स्थिति को मानचित्र पर एक बार देख लेते हैं कि इनकी स्थिति मानचित्र पर कहां कहां पर है। उदयपुर की स्थिति की बात करते हैं तो उदयपुर ये रहा। वहीं अगर नागौर की स्थिति को देखा जाए तो नागौर ये स्थित रहा। यहां से संगमरमर की प्राप्ति होती है और उदयपुर से रॉक फॉस्फेट की। वहीं जिप्सम की अगर बात करते हैं
तो ये बीकानेर में है। जामसर गांव है एक, वहां पर इसकी प्राप्ति होती है। और सबसे अंत में अगर बेरिलियम की बात करते हैं, जो अनूपपुर दिया हुआ था, तो अनूपपुर जो है गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग है, कुछ यहां पर स्थित है, जो कि गलत दिया हुआ था। तो बेरिलियम की प्राप्ति कहां से होती है? उदयपुर से होती है। इसके अलावा अजमेर से भी होती है। इसके अलावा डूंगरपुर से भी इसकी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये जयपुर से भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर था, बेरिलियम का जो सुमेलन है अनूपपुर के साथ, ये गलत है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, भरतपुर में जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक कल से शुरू। 12 टीमों में 1344 खिलाड़ी होंगे शामिल। भरतपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान जिले में ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हो रही है 29 सितंबर से। और इसको लेकर के जो युवा हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि जो भी युवा खिलाड़ी हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और अपने खेलों का प्रदर्शन कर सकेंगे, साथ ही साथ अपने प्रदेश और अपने जिले का भी नाम रोशन करेंगे। तो सवाल बनाया गया है, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी एवं डी 4 जिलों की स्थिति दर्शाई गई है। किस एक जिले में खस का उत्पादन नहीं किया जाता है? यहाँ खस की बात की जा रही। खस एक प्रकार की घास है जो सुगंधित घास होती है और ये राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त की जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वह जिला है जिसमें इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो जो 4 जिले दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी के माध्यम से मानचित्र पर दर्शाए गए हैं। ए है सवाई माधोपुर, बी है टोंक, भरतपुर, सी है और सबसे अंत में है जालौर। तो अगर खस के उत्पादन की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर, टोंक एवं भरतपुर, इसके अलावा अजमेर जिले में भी खस का उत्पादन होता है। लेकिन वहीं अगर जालौर की बात करते हैं तो जालौर में खस का उत्पादन नहीं होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। और वो जिले की स्थिति क्या है इसको मानचित्र पर देखते हैं। जैसा कि ए से दिखाया गया है सवाई माधोपुर, तो ये बिल्कुल सही है। बी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोंक, ये भी बिल्कुल सही है। और जो सी है ये भरतपुर दर्शाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी की बात करते हैं तो जालौर, ये भी बिल्कुल सही दर्शाया गया है। इसको कंफर्म कर लेते हैं राज्य के मानचित्र से। ए सवाई माधोपुर, बी टोंक, सी भरतपुर, वहीं जो सबसे अंत में दर्शाया गया था जालौर। और यहां से खस का उत्पादन नहीं होता। इसके अलावा जो अजमेर है इसकी स्थिति ये रही, कुछ ये त्रिभुजाकार आकार का है अजमेर राज्य का जो मानचित्र है, यहां से भी खस का उत्पादन होता है। अगर हम खस घास की बात करते हैं तो हो सकता है परीक्षा में इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसके वैज्ञानिक नाम को ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है विटिवेरिया जिजेनियोइडिस। तो ये इसका वैज्ञानिक यानी कि बॉटेनिकल नेम है। तो इसको ध्यान में जरूर रखें, हो सकता है परीक्षा में कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि अगली खबर क्या है। टोंक जिले में पोषण मेले का आयोजन, पौष्टिक आहार बनाकर दी स्वास्थ्य की जानकारी। टोंक जिले में पोषण मेले का आयोजन किया गया था। इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, इसके अलावा जो आशा हैं, उन्होंने विभिन्न रंगों की पोशाकें पहन करके विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहारों के बारे में जानकारी दी है बच्चों को और उनके माता पिता को, जिसके कि कुपोषण से बचा जा सके। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, राजस्थान राज्य में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात जिले की सीमा राज्य के कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करती है? 5, 6, 7, 8। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नवाबों की नगरी किसको कहते हैं। हालांकि नवाबों की नगरी के नाम से लखनऊ बहुत ही फेमस है, ये सबको पता है। लेकिन हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों को या बहुत से लोगों को जानकर ये आश्चर्य हो कि राजस्थान में एक ऐसा जिला है जिसको नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो वो जिला है टोंक, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि टोंक जिले की जो सीमा है वो कितने जिलों की सीमाओं के साथ स्पर्श होती है। तो सबसे पहले टोंक की स्थिति को देख लें। टोंक की स्थिति ये रही। अब इसके आसपास जो जिले हैं जहां से इसकी सीमाएं स्पर्श होती है उनको गिन लेते हैं। उनमें है जयपुर 1, सवाई माधोपुर 2,
कोटा 3, बूंदी 4, भीलवाड़ा 5 और अजमेर 6। यानी कि जो टोंक है वो राज्य के 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 6। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से पहले खबर को देखते हैं जिसके तर्ज पर सवाल को बनाया गया है। माउंट आबू में नौकायान ठेके की खुली ऑनलाइन बिड। माउंट आबू जो है राज्य के सिरोही जिले में स्थित है और यहाँ पर जो नौकायान है उसके ठेके के लिए ऑनलाइन बोली लगने लगी है। चूंकि माउंट आबू जो है एक पर्यटक स्थल है, वहां पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है, बहुत से देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से ये जो खबर है अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। तो इसके तर्ज पर जो सवाल बनाया गया उसको देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें। उड़िया का पठार राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही एवं नागौर इस पठार के अंतर्गत शामिल जिले हैं। पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो उड़िया का पठार है वो दूसरा सबसे ऊंचा पठार राज्य का नहीं है, बल्कि ये जो है पहला सबसे ऊंचा, यानी कि राज्य का जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। वहीं अगर दूसरा सबसे ऊंचा पठार की बात करते हैं तो जो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो भी सिरोही जिले में स्थित आबू का पठार है। अगर उड़िया के पठार की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। और अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये सिरोही जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसकी स्थिति को मानचित्र पर देखते हैं कि उड़िया का पठार कहां पर स्थित है। जैसा कि इस मानचित्र में आप यहां पर सिरोही देख सकते हैं, ये सिरोही जिला है और यहां पर माउंट आबू है। तो यहां पर ये जो उथला सा हल्का गहरे कलर का दिखाई दे रहा है यही जो है उड़िया का पठार है। और ये जो पूरा डार्क ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये अरावली पर्वतमाला ऐसे आगे चली गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली खबर है बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से 75,000 परिवार वंचित। चिरंजीवी ग्राम सभाओं का आयोजन 2 अक्टूबर को होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो भी निर्धन लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। इसमें मात्र 840 रुपए दे करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन बांसवाड़ा में करीब 75,000 से भी ज्यादा परिवार जो है इस योजना से वंचित है। इसके लिए जो वहां के जिला कलेक्टर हैं उन्होंने ग्राम सभाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जा सके और उनको इस योजना से जोड़ा जा सके ताकि वो इसका लाभ ले सके। तो इसका आयोजन जो होगा वो 2 अक्टूबर को होगा। तो प्रश्न बनाया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की आकृति का निर्माण करती है। माही नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, जाखम नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बार मानचित्रों को देखते हैं। यह राज्य का मानचित्र रहा। यहां पर माही नदी, पार्वती नदी एवं काली सिंध नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम सभी यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये जो नदी है माही नदी ये आ रही है कुछ, और ये राज्य के बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है और फिर दक्षिण दिशा से ही राज्य के बाहर निकल जाती है। तो यहां से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये जो आकृति का निर्माण हो रहा है, जो ये इस तरह की आकृति का निर्माण हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से उल्टे यू की आकृति का निर्माण हो रहा है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य में जो माही नदी है, जो कि जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले से होता है और फिर वो आगे राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये उल्टे यू आकार की आकृति का निर्माण करती है। साथ ही साथ कर्क रेखा को भी ये 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा जो है यहां से लगभग ऐसे गई हुई है। अगर पूरा मानचित्र देखेंगे तो स्पष्ट रूप से वह दिखाई देगा। तो यहां पर इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान में रखें कि कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है एवं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा माही नदी, यानी ए वाला। चलते हैं आगे की तरफ।
अगली खबर है, सीकर जिले से अलग करके नीम का थाना को जिला बनाने की रिपोर्ट तैयार। यह खबर जो है सीकर जिले से है। सीकर जिले में जो प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके और लोगों तक जो भी सरकार की योजनाएं हैं अच्छे से पहुंचाया जा सके, इसके लिए सीकर जिले में काफ़ी दिनों से एक नया जिले के निर्माण करने की बात चली आ रही थी। और उन लोगों के लिए जो इसके निर्माण की बात कर रहे थे, एक खुशखबरी है कि नीम का थाना को एक नया जिला बनाने का पूरा जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अब इस पर केवल सरकार की तरफ से मुहर लगने की बात है और संभवतः इसमें उदयपुर वाटी एवं खेतड़ी को, जो वहां पर प्रखंड है, उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर यह जिला बनता है तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो उदयपुर वाटी और खेतड़ी वहां पर प्रखंड है वो नीम का थाना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। तो इसके तर्ज में जो सवाल बनाया गया है देखते हैं उसको। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? झुंझुनू, सीकर, सुजानगढ़, जोधपुर। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें राज्य का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि जो विभाजन के अंतर्गत जो जो क्षेत्र हैं वो कहां पर स्थित हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्य के मानचित्र के आधार पर शेखावटी प्रदेश कहां पर है। तो अगर यहां पर हम देखें स्पष्ट रूप से शेखावटी प्रदेश यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वो इस मानचित्र में आराम से देखे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है शेखावटी प्रदेश, तो हमें अभी के लिए इससे मतलब होना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं कि वो कौन से जिले हैं जो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहां पर हम देखें तो स्पष्ट रूप से सीकर, चुरू, झुंझुनू इत्यादि जो जिले हैं यहां पर शामिल हैं। तो प्रश्न में जो पूछा गया है झुंझुनू, सीकर तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। सुजानगढ़ जो है ये चुरू जिले में एक तहसील है। और यहीं पर इस तहसील के अंतर्गत ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर यहां से काफी दूर है जो कि इस प्रदेश में स्थित नहीं है। नागौर की बात करते हैं तो नागौर का जो उत्तरी क्षेत्र है इस शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल से पहले खबर को देखते हैं। सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटक आगामी 1 अक्टूबर से सभी रूटों पर सफारी का आनंद ले सकेंगे। यह खबर जो है अलवर जिले से है। अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। मानसून की वजह से यहां पर जो भी अन्य रूट थे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन 1 अक्टूबर से जो सभी रूटें हैं उनको फिर से एक बार खोल दिया गया है और जो पर्यटक हैं सभी रूटों पर सफारी का आनंद ले सकेंगे। तो सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पठार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दिया हुआ है, यानी कि ये पठार राज्य के किन जिलों में स्थित है। कांकनबाड़ी का पठार, मेसा का पठार, छप्पन का पठार, आबू का पठार और जो उनके समक्ष जिले दिए हुए हैं अलवर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सिरोही। काकनबाड़ी के पठार की स्थिति की बात करते हैं तो ये अलवर में स्थित है, यानी कि इसका जो सुमेलन है बिल्कुल सही है। वहीं मेसा के पठार की बात करते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और छप्पन का पठार की बात करते हैं तो ये राज्य में जो बाड़मेर जिला है वहां पर स्थिति है। कभी कभी प्रश्न में छप्पन का मैदान पूछ लेता है या छप्पन बेसिन भी पूछ लेता है। तो यहां पर आप लोगों को ये बात क्लियर कर दे कि ये जो है छप्पन का मैदान है, छप्पन बेसिन जो है एक ही है और ये छप्पन के पठार से अलग है। छप्पन का पठार बाड़मेर में स्थित है तो छप्पन का मैदान या छप्पन के बेसिन जो है ये बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के पास स्थित है। जो जिला बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ वहां पर स्थित है। और ये जो मैदान है इसे माही नदी का मैदान भी कहते हैं। माही नदी बेसिन के अंतर्गत ये शामिल है।
तो आबू के पठार की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है सिरोही में है, यानी कि ये जो चारों पठार है इनकी स्थिति बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा एवं डी का चौथा। तो आइए इन जिलों की स्थिति को मानचित्र पर एक बार देखते हैं। अलवर की स्थिति ये रही। वहीं चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ ये रहा। बाड़मेर की बात करें तो ये रहा बाड़मेर, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी कि पाकिस्तान के साथ साझा होती है। और सिरोही की स्थिति की बात करते हैं तो ये कुछ ये रहा। सिरोही की जो सीमा है ये गुजरात राज्य से स्पर्श होती है। तो ये वो 4 जिले रहे जहां पर ये अलग अलग पठार स्थित हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, अजमेर में जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 सितंबर से शुरू। जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से युवाओं में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनको ये मौका मिलेगा अपनी प्रदर्शन को लोगों तक पहुंचाने का, जिसकी वजह से वो अपने देश, प्रदेश और जिला का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने भविष्य में भी ऐसी कामना कर सकते हैं। यदि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको खेलने का मौका मिल सकता है, अपने प्रदर्शन को दिखाने का मौका मिल सकता है। तो सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है? लूनी नदी, जोजड़ी नदी, सुकड़ी नदी, बांडी नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा, यानी ए वाला। जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी जो है ये लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है अजमेर जिले में ब्यावर तहसील है और यहीं पर नाग पहाड़ियां स्थित हैं। नाग पहाड़ी, और यहीं से इसका उद्गम होता है और यहां से उद्गमित होने के बाद ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर और सिरोही होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। अपने उद्गम स्थान से उद्गमित होने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो बालोतरा तक इसका जो पानी है, यानी यहां तक की अगर हम बात करें तो ये मीठा होता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है बालोतरा से, यानी इस पॉइंट से, और यहां से जब ये आगे कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है तो यहां का जो जल होता है वो खारा हो जाता है। यहां पर इसके जल में लवणीयता आ जाती है, तो इसकी वजह से इसे आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि लूनी नदी। चलते हैं आगे की तरफ। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है, तो आइए देखते हैं वो अभ्यास प्रश्न क्या है। लेकिन उससे पहले खबर क्या है उसको देखते हैं। राजसमंद में आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग। राजसमंद जिले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, बहुत दिनों से वहां पर मांग चल रही है कि उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, जो कि अभी संविदा पर हैं। तो ये बहुत दिनों से ये मांग उठ रही है और अब ये मांग जो है काफी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से राजसमंद जिला जो है एक बार सुर्खियों में है। तो सवाल को देखते हैं क्या बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली एवं राजसमंद जिले में विस्तृत है? टाटगढ़, रावली, जवाहर सागर, कुंभलगढ़, केला देवी। तो ये 4 विकल्प रहे आप सभी के लिए और इस प्रश्न को आप सभी के लिए छोड़ा और ढूंढिए इसका उत्तर। क्या उत्तर हो सकता है कि वो कौन सा अभ्यारण्य है जो कि इन 3 जिलों में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। तो आज के इस अभ्यास प्रश्न के साथ अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।